Hello students, we were studying about the topic gastrointestinal disorder and we have completed our first disease, gastroesophageal reflux disease. Now the second disease is peptic ulcer. Okay, peptic ulcer दो वर्ड से मिलके बना है. फर्स्ट इज पैप्टिक एंड सेकेंड इज अल्सर. पैप्टिक वर्ड पैप्सिन से आया है. पैप्सिन is a enzyme which breaks the protein. पैप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को ब्रेक करता है. ओके, एंड अल्सर मीन्स होता है सॉर या वाउंड. अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है घाव. ओके, तो पैप्टिक अल्सर का मतलब होता है कि जीआईटी ट्रैक्ट में कहीं भी पैप्सिन एंड स्टमक एसिड की वजह से सॉर या वाउंड का होना. ये जो वाउंड है ये क्या होता है, एसिड की कंडीशन ज़्यादा होने की वजह से, स्टमक एसिड और पैप्सिन के रिएक्ट की वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उनमें इस तरह के वाउंड हो जाते हैं. अब हम अगर डायग्राम की बात करें तो इस तरह से मैंने आपको ईसोफेजियल रिफ्लक्स में बताया था कि ये पार्ट है इस तरह से, इसे हम बोलते हैं ईसोफेगस. ये है स्टमक और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है जिसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम. राइट, अब इन पार्ट में किसी भी पार्ट में, लोअर ईसोफेगस में, स्टमक में या फिर अपर स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर इस तरह के सॉर या वोंड हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पैप्टिक अल्सर, क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, पैप्सिन एंड स्टमक एसिड. ओके, तो अगर हम पैप्टिक अल्सर की डेफिनेशन की बात करें तो पैप्टिक अल्सर इज अ डिजीज इन विच लोअर ईसोफेगस, stomach and duodenum, okay, in which sore develops in the lower esophagus, stomach and duodenum because of the पैप्सिन and stomach acid reaction. okay, तो ये है पैप्टिक अल्सर की डेफिनेशन. क्या हुई कि लोअर ईसोफेगस में या स्टमक में या फिर अपर स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में सॉर या वुंड का होना, जिसे बोलते हैं हम पैप्टिक अल्सर. और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पैप्टिक से बना वर्ड पैप्सिन एंड स्टमक एसिड. ओके, आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ पैप्टिक अल्सर, नाउ द क्लासेस. अब क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है पैप्टिक अल्सर का, मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था कि लोअर ईसोफेगस, स्टमक एंड अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में पैप्टिक अल्सर हो सकता है. तो अब इसमें टाइप्स भी इसी अकॉर्डिंग है. फर्स्ट इज गैस्ट्रिक अल्सर. व्हाट इज दैट, गैस्ट्रिक अल्सर. गैस्ट्रिक अल्सर मीन्स स्टमक में अल्सर. स्टमक में अगर अल्सर होता है पैप्टिक अल्सर कंडीशन, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर. इसमें किस रीजन से होता है, स्टमक में इनर लेयर होती है म्यूकस की, इस तरह से पूरे स्टमक को कवर करती है इनर लेयर ऑफ म्यूकस. ये जो म्यूकस की लेयर होती है ये स्टमक को एसिड और स्टमक जूस, गैस्ट्रिक जूस से हर्ट होने से बचाती है. स्टमक की जो मेम्ब्रेन है उसको एसिड एंड गैस्ट्रिक जूस से हर्ट होने से बचाती है ये म्यूकस मेम्ब्रेन. बट पैप्टिक अल्सर कंडीशन में क्या होता है, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये अलाउ करती है इस एसिड और गैस्ट्रिक जूस को मेम्ब्रेन तक पहुंचने में, जिसकी वजह से इस मेम्ब्रेन में सॉर या वाउंड कंडीशन होती है, जिसे हमने बोला घाव. यहाँ पे इस स्टमक एरिया में जो मेम्ब्रेन है वो एसिड के कांटेक्ट में आएगी और ये गैस्ट्रिक जूस एंड एसिड will hurt this membrane and generate the sore. Okay, that is called gastric ulcer. And second is esophageal ulcer.
ईसोफेजियल अल्सर में क्या होता है, जो मैंने आपको पार्ट बताया, अपर पार्ट ऑफ स्टमक एंड लोअर ईसोफेगस पार्ट, जहाँ पर लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर्स होते हैं। लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर्स, ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं ये कंप्लीटली कवर नहीं होते, जिसकी वजह से स्टमक का जो एसिड है वो ईसोफेगस में लीक होने लगता है। ओके, और स्टमक का एसिड जब ईसोफेगस तक पहुंचता है तो वो ईसोफेगस की मेम्ब्रेन को भी क्या करेगा, हर्ट करेगा और वहां पे सॉर जनरेट होगा। दैट इज कॉल्ड ईसोफेजियल अल्सर। ओके, तो ये किस रीजन से हुआ, लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर्स के क्लोज नहीं होने की वजह से स्टमक का एसिड ईसोफेगस तक आ जाता है। एंड थर्ड इज ड्यूओडेनल अल्सर। ड्यूओडेनल अल्सर, जब ये एसिड लोअर स्टमक एंड अपर स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट, जिसे हम बोलते हैं ड्यूओडेनल, यहाँ पे अगर ये एसिड सॉर जनरेट करता है, इट डेवलप सॉर और वुंड इज कॉल्ड ड्यूओडेनल अल्सर। ठीक है, स्टमक का एसिड जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में सॉर जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूओडेनल अल्सर। तो ये जो टाइप्स है वो एसिड के जहाँ पे सॉर और वुंड जनरेट करेगा उसके अकॉर्डिंग है। अगर उसने ईसोफेगस में किया तो वो ईसोफेजियल अल्सर, अगर उसने स्टमक में किया तो वो गैस्ट्रिक अल्सर, एंड अगर उसने स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में किया दैट इज कॉल्ड ड्यूओडेनल अल्सर। दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर टाइप्स। ओके, after the definition and classification, now the etiology of peptic ulcer. etiology में क्या है, etiology में कौन कौन से reasons हो सकते हैं जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर बॉडी में होता है। ओके, अब फर्स्ट रीजन मैंने आपको बताया कि एसिड क्या कर रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन स्टमक, ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करती है और जो लेयर बनाती है ताकि मेम्ब्रेन तक गैस्ट्रिक जूस एंड एसिड नहीं पहुंच पाए, इस म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एसिड कहाँ पहुंच रहा है, मेम्ब्रेन तक पहुंच रहा है। मीन्स म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो रही है, थिन हो रही है, वो वीक हो रही है और उसकी वजह से एसिड कैन रीच टू द मेम्ब्रेन एंड जनरेट द सॉर एंड वुंड। ओके, तो ये रीजन है फर्स्ट, एसिड की वजह से एंड म्यूकस मेम्ब्रेन की वीकनेस की वजह से। सेकंड रीजन इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इट इज अ बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर। ओके, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये क्वेश्चन भी बनता है। एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया बॉडी में कहाँ से आता है, बाय फूड और वाटर। ओके, फूड और वाटर के थ्रू ये बॉडी में आता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और बॉडी में सरवाइव करता है इजीली लंबे टाइम तक। अब इसका क्या रीज़न है पेप्टिक अल्सर में, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है ये क्या करता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर सरवाइव करता है। किस में सरवाइव करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, और ये इसका वर्क होता है यूरिएज एंजाइम को रिलीज करना। ये यूरिएज एंजाइम सीक्रेट करता है और यूरिएज एंजाइम क्या करता है, यूरिया को अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ब्रेक डाउन करता है। ओके, ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का वर्क है। अब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक अल्सर कैसे कॉज करेगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एसिडिक मीडियम में सरवाइव करता है। कैसे मीडियम में सरवाइव करता है, एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम में सरवाइव करने के लिए ये चाहता है कि स्टमक में एसिड बना रहे, स्टमक में एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे। इस वजह से ये क्या करता है, स्टमक के एसिड को क्लियर होने से रोकता है। ठीक है, स्टमक के एसिड को क्लियर नहीं होने देगा। स्टमक के एसिड की जो क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगी। जो एसिड पहले से बना है वही क्लियर नहीं होगा, तो जो और बन रहा है वो सिंथेसाइज्ड एसिड उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा, ये क्लियर नहीं होने देगा, इसकी वजह से एसिड की कंसंट्रेशन
ज़्यादा हो जाएगी, एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी स्टमक में, और एसिड की क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से अल्सर यानी सॉर जनरेट होगा। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे एसिड मेम्ब्रेन्स तक जाएगा, स्टमक की लेयर तक जाएगा, और वहाँ पे क्या जनरेट कर देगा, अल्सर, सॉर जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का वर्क हुआ। ये स्टमक में एसिडिक मीडियम में सर्वाइव करता है, इसकी वजह से ये स्टमक का मीडियम एसिडिक ही रखता है और उसकी एसिडिटी को और बढ़ा देता है। जो एसिड है उसकी क्लियरेंस नहीं होने देता, उसे क्लियर नहीं होने देता, और उसकी वजह से एसिड की क्वांटिटी स्टमक में बढ़ जाती है और उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर या सॉर जनरेट होता है। ओके, ये सेकंड रीज़न है ईटियोलॉजी में। नाउ थर्ड रीज़न इज ड्रग्स, NSAIDs। NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये NSAIDs है, इसमें एस्पिरिन एग्जाम्पल है। ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए। इनके साइड इफ़ेक्ट में पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, ऐसे ड्रग्स जो पेप्टिक अल्सर कॉज करते हैं। ओके, इनके अलावा स्टेरॉइड्स, एंटीकोगुलेंट्स, ये ड्रग्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए। इनकी वजह से इनके साइड इफ़ेक्ट्स में पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। इसके अलावा फैक्टर्स, हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा वेट गेन करने की वजह से भी हमारी बॉडी में पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री, ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को अल्सर की प्रॉब्लम रही है तो वो आपको भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इसकी वजह से भी म्यूकस मेम्ब्रेन वीक हो जाती है और उसकी वजह से एसिड कैन हर्ट द मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक और ईसोफेगस ड्यूडोनम। ठीक है, और स्ट्रेस कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, और डाइट, फैटी एंड एसिडिक फूड, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए। तो ये रीजंस थे, ये इटियोलॉजी थी पेप्टिक अल्सर की, जिसमें हमने आपको बताया एसिड और H. pylori, देन NSAIDs, स्टेरॉइड्स, एंटीकोगुलेंट्स टाइप ड्रग्स, एंड ये रिस्क फैक्टर है जिसकी रीज़न से पेप्टिक अल्सर बॉडी में हो सकता है। ओके, आफ्टर द इटियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर, नाउ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, जो मैंने आपको बताया वही है कि स्टमक में दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं। एक तो होते हैं डिफेंस फैक्टर्स, जो मेम्ब्रेन को डिफेंस करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को हर्ट होने से म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरे फैक्टर्स होते हैं हार्मफुल फैक्टर्स। इनका बैलेंस इस तरह से होता है स्टमक में कि हार्मफुल फैक्टर्स एंड डिफेंस फैक्टर्स दोनों साथ में वर्क करते हैं। हार्मफुल फैक्टर्स को डिफेंस फैक्टर्स स्टॉप कर देते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन पेप्टिक अल्सर के कंडीशन में ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म क्या करती है, इम्बैलेंस हो जाती है। डिफेंस फैक्टर्स हार्मफुल फैक्टर्स को नहीं रोक पाते, वो स्टॉप नहीं कर पाते क्योंकि वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और उसकी वजह से हार्मफुल फैक्टर्स म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। ओके, और उसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन जो स्टमक की लेयर है, जो स्टमक की मेम्ब्रेन है, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, और उसकी वजह से क्या होता है, सॉर या फिर अल्सर जनरेट होता है। ठीक है, अब इसमें ये जो डिफेंस फैक्टर्स और हार्मफुल फैक्टर्स की बात है, तो हार्मफुल फैक्टर्स में किसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है। हार्मफुल फैक्टर्स में मैंने आपको बताया ड्रग्स, जिसमें आते हैं NSAIDs, स्टेरॉइड्स, एंटीकोगुलेंट्स, H. pylori, H. pylori भी रिस्पॉन्सिबल है, एंड एसिड, जो किसकी वजह से आ रहा है, फूड की वजह से, फैटी एंड एसिडिक फूड की वजह से। यानी इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि डिफेंस फैक्टर्स इनको डिफेंस नहीं कर पा रहे। हार्मफुल फैक्टर्स जो मैंने ये आपको बताया, फॉलोइंग फैक्टर्स,
इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि डिफेंस फैक्टर्स इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन हर्ट हो रही है। ओके, अब ये H. पायलोरी का मैंने आपको बताया था कि यूरिएज एंजाइम यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया एंड CO2 में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ओके, ये जो अमोनिया बन रहा है, जो H. पायलोरी यूरिएज एंजाइम सीक्रेट कर रहे हैं, H. पायलोरी बैक्टीरिया, जिसकी वजह से यूरिया किसमें, अमोनिया और CO2 में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये अमोनिया है, ये अमोनिया क्या करता है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन को हर्ट करता है, ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो सॉर है वो जनरेट होता है स्टमक की मेम्ब्रेन पे, क्योंकि एपिथेलियल मेम्ब्रेन जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के बाद आती है। तो एपिथेलियल मेम्ब्रेन को ये हर्ट करता है, जिसकी वजह से सॉर या वाउंड जनरेट होता है और उसे हम बोलते हैं अल्सर। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या हुआ, डिफेंस मैकेनिज्म और हार्मफुल फैक्टर्स, इनका इम्बैलेंस हुआ। हार्मफुल फैक्टर्स में NSAIDs, ड्रग्स, H. पायलोरी एंड एसिड, ये हार्मफुल फैक्टर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और डिफेंस फैक्टर्स इनको रोक नहीं पाते। इस इम्बैलेंस की वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाती और उसकी वजह से स्टमक लेयर, जो ईसोफेगस लेयर है और ड्यूडेनम लेयर है, ये तीनों क्या होती है, हर्ट होती है और इसमें सॉर या अल्सर जनरेट होते हैं। ओके, दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी मैकेनिज्म ऑफ दिस डिजीज। ओके, ये पैथोफिजियोलॉजी थी पैप्टिक अल्सर की। आफ्टर द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पैप्टिक अल्सर, नाउ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ पैप्टिक अल्सर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या है, कौन कौन से सिम्टम्स है जो पैप्टिक अल्सर्स में दिखाई देते हैं। फर्स्ट इज स्टमक में पेन होना, स्टमक में पेन या फिर बर्निंग कंडीशन। बहुत ज़्यादा एसिड होने से क्या होता है, बर्निंग कंडीशन होती है, और अगर स्टमक में अल्सर है, वहाँ पे सॉर है, तो वो ऑफकोर्स वहाँ पे पेन होगा। ओके, तो पेन और बर्निंग कंडीशन स्टमक में। हार्ट बर्न कंडीशन, इसके अलावा हेडेक, थ्रॉट बर्निंग, क्योंकि ये ईसोफेगस में भी है। इसके अलावा नॉजिया, वॉमिटिंग कंडीशन, वेट लूज होना, वेट भी लूज होने लगता है पैप्टिक अल्सर की कंडीशन में। इसके अलावा डार्क और ब्लैक स्टूल, जो स्टूल हो वो एकदम डार्क और ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ये सिम्टम्स है पैप्टिक अल्सर के। एंड स्लीप डिसऑर्डर, एसिडिटी की वजह से नींद भी नहीं आती। दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड सिम्टम्स ऑफ पैप्टिक अल्सर। स्टमक पेन, बर्निंग, हार्ट बर्निंग, हेडेक, थ्रॉट बर्निंग, क्योंकि अगर ईसोफेगस में अल्सर है तो नॉजिया, वॉमिटिंग, डार्क और ब्लैक स्टूल, वेट लॉस और स्लीप डिसऑर्डर। ये कंडीशन है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है किसकी, पैप्टिक अल्सर की। आफ्टर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, नाउ द डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम पैप्टिक अल्सर को, लैब टेस्ट होता है, लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है किसकी, H. पायलोरी बैक्टीरिया की, हेलिकोबैक्टर पायलोरी। इस बैक्टीरिया की क्या करी जाती है, टेस्टिंग की जाती है कि ये बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं। अगर ये बैक्टीरिया वाटर या फूड के थ्रू बॉडी में चला गया है तो फिर ये क्या करेगा, एसिड को रिटेन करेगा, जिसकी वजह से अल्सर होगा। ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्टिंग एंड लास्ट इज ब्रेथ टेस्टिंग। इन टेस्ट से पता लगाया जाता है कि पैप्टिक अल्सर कंडीशन बॉडी में है या नहीं। दिस इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट इज फॉर पैप्टिक अल्सर। लैब टेस्ट फॉर H. पायलोरी, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट एंड ब्रेथ टेस्ट। ओके, आफ्टर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड डायग्नोसिस, नाउ द फाइनल इज ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में क्या है, मैंने आपको बताया दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं,
और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम बेसिक लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके डिजीज़ को क्योर करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में पेप्टिक अल्सर के लिए जो मैंने आपको रीजंस बताए थे, जिन रीज़न से पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, हमें उन रीजंस को सबसे पहले दूर करना है। मीन्स हमें हमारी डाइट पे ध्यान देना है कि हमें फैटी एंड गैस्ट्रिक फूड, एसिडिक फूड नहीं खाना है। ओके, तो हमें फैटी फूड्स नहीं खाने। सेकंड इज़ हमें अल्कोहल, स्मोकिंग, इनको अवॉइड करना है। ओके, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, इसको अवॉइड करना है। थर्ड इज़ हमें हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज करनी है, फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। ओके, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हैं, और जो हमने रीजंस देखे थे पेप्टिक अल्सर्स के, वो रीजंस हमें दूर करने हैं। और हमें ऐसे ड्रग्स जो अल्सर क्रिएट करते हैं जैसे NSAIDs, स्टेरॉइड्स, एंटीकोगुलेंट्स, ऐसे ड्रग्स को हमें ध्यान से और लिमिट में यूज़ करना है जिसकी वजह से अल्सर हमारी बॉडी में कॉज ना हो। ओके, तो हमें क्या करना है, ड्रग्स का ध्यान रखना है, ऐसे फैक्टर्स का हमको ध्यान रखना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस भी हमको कम लेना है ताकि क्या हो, हमारी बॉडी में अल्सर कॉज नहीं हो। ठीक है, और स्लीप प्रॉपरली। फूड को हमको डाइट जो है वो हमें हेल्दी फूड लेनी है, फैटी, कोलेस्ट्रॉल वाला, एसिडिक फूड हमें यूज़ नहीं करना। ओके, तो ये हमारे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है पेप्टिक अल्सर के लिए। जो रीजंस है उन्हीं से ही नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बने। नाउ द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर पेप्टिक अल्सर। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में फर्स्ट है साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स। साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स का काम क्या होता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं और म्यूकस की थिनिंग या फिर म्यूकस का डिग्रेडेशन, इसको क्या करते हैं, रोकते हैं। म्यूकस को प्रोटेक्ट करेंगे तो क्या होगी, स्टमक की लेयर भी प्रोटेक्ट होगी, उसकी वजह से अल्सर कॉज नहीं होगा। इसमें एग्जाम्पल है सुक्राल फैट्स एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। सक्राल फैट्स भी बोलते हैं इसको, सुक्राल फैट्स भी बोलते हैं। ओके, ये जो है ये ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल है म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट होगी तो क्या होगा, स्टमक की लेयर पे अल्सर या सॉर जनरेट नहीं होगा। सेकंड इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बैक्टीरिया भी पेप्टिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा बैक्टीरिया, H. पाइलोरी। मैंने आपको बताया था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर। तो इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ होगी। तो उसमें एग्जाम्पल है एमॉक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल। ये एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स के जो H. पाइलोरी को किल करते हैं, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। नेक्स्ट इज एंटी सीक्रेटरी ड्रग्स। एंटी सीक्रेटरी ड्रग्स में वो ड्रग्स है जो क्या करेंगे, एसिड को स्टमक में कम करेंगे, एसिड की क्वांटिटी को स्टमक में कम करेंगे। एसिड को कम करने वाले ड्रग्स है एंटी सीक्रेटरी ड्रग्स। इसमें फर्स्ट है H2 ब्लॉकर्स, जिसमें है रैंटिडिन और सिमिटिडिन। ये क्या करेंगे, H2 ब्लॉकर H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से एसिड क्या होगा, कम बनेगा, एसिड फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। इसमें एग्जाम्पल है ओमिप्राजोल एंड पेंटाप्राजोल। ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स भी क्या होंगे, जो प्रोटीन प्रोवाइड करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको इनहिबिट कर देंगे और उसकी वजह से भी एसिड सीक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो एंटी सीक्रेटरी में H2 ब्लॉकर्स एंड प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, जिसमें एग्जाम्पल है ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रैंटिडिन और सिमिटिडिन। ठीक है, और ये साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, ये है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें हमने ड्रग्स और मेडिसिन का यूज़ किया है अल्सर को क्योर करने में। ठीक है, नाउ पेप्टिक अल्सर इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अल्कोहलिक लिवर डिजीज। ओके, थैंक यू।